आइए देखते हैं ज्योग्राफी। मृदा। मृदा कार्बनिक तथा अकार्बनिक तत्वों के मिश्रण को कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय से होता है। मृदा के मुख्य घटक खनिज, जल, वायु तथा जैव पदार्थ होते हैं। मृदा का निर्माण की प्रक्रिया लंबी होती है, जिसके अंतर्गत मृदा में भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन होते हैं। मृदा एक अनवीनीकरणीय संसाधन है। हालांकि मृदा के कुछ तत्व जैसे ह्यूमस नवीनीकरणीय हैं। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। मृदा के मुख्य घटक ऑर्गेनिक मैटर्स यानी जैव पदार्थ 5%, 45% मिनरल पार्टिकल्स माने खनिज, 25% में एयर वायु, 25% में जल है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजीनेसिस कहते हैं तथा मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी यानी मृदा विज्ञान कहते हैं। रूसी वैज्ञानिक वी डॉकुचेव को मृदा विज्ञान का जनक माना जाता है। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस मृदा का निर्माण प्रक्रिया, सॉइल इनहेरिटमेंट मृदा संवर्धन, सॉइलस मृदा क्षति, ट्रांसलोशन ऑफ मटेरियल पदार्थों का विस्थापन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल पदार्थों का रूपांतरण। सक्रिय कारक जलवायु, जैव पदार्थ। निष्क्रिय कारक जनक सामग्री, मूल चट्टानें, समय, विकास की अवधि, ऊंचावच अवस्थी। मानव जन्म कारक जनक सामग्री। जिस चट्टान से मृदा का निर्माण होता है उसमें पाए जाने वाले खनिज मृदा में भी पाए जाते हैं, जैसे क्रिस्टलीकृत आग्नेय एवं यांत्रिक चट्टानों से निर्मित लाल पीली मृदा में लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है। अस्थिति। स्थिति के आधार पर मृदा दो प्रकार की होती है, क्षेत्रीय तथा अक्षेत्रीय। क्षेत्रीय मृदा, इस मृदा में जनक सामग्री के गुण पाए जाते हैं। कम अपरदन के कारण इस मृदा के कण मोटे होते हैं। इस मृदा में मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। यह परिपक्व मृदा होती है, जैसे लाल पीली मृदा। अक्षेत्रीय मृदा, जनक सामग्री के गुण कम पाए जाते हैं। अधिक अपरदन के कारण मृदा के कण बारीकी होते हैं, अतः इस मृदा की जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। इसमें मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है तथा यह अपरिपक्व मृदा होती है, जैसे जलोढ़ मृदा। सॉइल प्रॉपर्टी ओरिजिन्स, सरफेस डी सरफेस सी, सब्सटेंस और रेड ब्लॉक बेड रॉक। ऊंचावच ये मृदा के संचय को प्रभावित करती है। ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक अपरदन के कारण मृदा की पतली परत पाई जाती है तथा समतल मैदानों में जमाव अधिक होने के कारण मृदा की परत मोटी होती है। मृदा की परत मृदा के रंग, परिच्छेदिका एवं उत्पादकता को प्रभावित करती है। जैव पदार्थ वे जीवित या मृत दोनों प्रकार के होते हैं। जीवित जैव पदार्थों में जीवाणु सम्मिलित है। मृत जैव पदार्थों में पेड़ पौधे तथा मृत जंतुओं के अवशेष सम्मिलित है। जीवाणु मृत जैव पदार्थों का अपघटन करके ह्यूमस का निर्माण करते हैं। अधिक ह्यूमस वाली मृदा उपजाऊ तथा गहरे रंग की होती है। जलवायु, यह मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। जलवायु के दो प्रमुख तत्व तापमान तथा वर्षा है। तापमान, जिस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है वहाँ जीवाणु सक्रिय होकर जैव पदार्थ से अपघटित करके ह्यूमस का निर्माण करते हैं। कम ताप वाले क्षेत्रों में जीवाणु कम सक्रिय हो जाते हैं, अपघटित नहीं कर पाते, जिससे ह्यूमस अम्ल का निर्माण होता है। अधिक तापमान तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जीवाणु अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण ह्यूमस निर्माण करके उसे नष्ट भी कर देते हैं। वर्षा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा में उपस्थित जल में घुलनशील पदार्थ सिलिका चूना जल में
निचले चले जाते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। जैसे लेटराइट मृदा, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क मृदा पाई जाती है। वाष्पीकरण की अधिकता के कारण शुष्क क्षेत्रों में मृदा में लवणता अधिक पाई जाती है। समय, मृदा निर्माण में जितना अधिक समय लगता है, मृदा उतनी ही परिपक्व होती है। मृदा परिच्छेदिका के पूर्णतः विकास हेतु भी मृदा को उचित समयावधि की आवश्यकता होती है। मानवीय क्रियाएं, मानव द्वारा रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग करने से मृदा में विभिन्न घटकों की मात्रा में असंतुलित हो जाता है। अधिक सिंचाई सुविधाओं के उपयोग से मृदा में लवणता बढ़ जाती है। अतिचारण, वनोन्मूलन आदि अन्य मानवीय क्रियाएं मृदा के अपरदन को बढ़ाती है। सॉइल पीएच लेवल, एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीज। मृदा के प्रकार, उत्पत्ति एवं रंग संयोजक एवं अवस्थिति के आधार पर भारत की मृदाओं को 8 प्रमुख कारकों में वर्गीकृत किया गया है। जलोढ़ मृदा, इस मृदा का निर्माण जल द्वारा जमा किए गए अवसादों से होता है, जिसके कारण इसे निक्षेपण मृदा भी कहते हैं। यह अक्षेत्रीय मृदा है, इसमें मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। इसे दोमट या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। बारीक कण होने के कारण इस मृदा की जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। इस मृदा से नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की मात्रा सीमित तथा पोटास की मात्रा उचित पाई जाती है। यह मृदा उपजाऊ तथा कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। इस मृदा का रंग धूसर होता है। खादर तथा बांगर इस मृदा के 2 उप प्रकार हैं। यह मृदा मुख्यतः उत्तरी मैदानी प्रदेश तथा तटवर्ती मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। यह भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है, जो देश के 40% से भी अधिक क्षेत्र में विस्तृत है। काली मिट्टी, इस मृदा का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय से होता है। इसे कपासी मृदा या रेगूर या ट्रॉपिकल चरनोजम भी कहा जाता है। यह मृदा मृदा है तथा इसके कण अत्यधिक बारीक हैं। यह मृदा जल को अवशोषित करने तथा जल को छोड़ने में समय लेती है, अतः इस मृदा की जलधारा क्षमता अधिक है। जल ग्रहण करने पर यह मृदा सिकुड़ जाती है, जिसके कारण शुष्क ऋतु में इस मृदा में दरारों का निर्माण होता है, अतः इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इस मृदा का रंग काला होता है। इस मृदा से नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की मात्रा सीमित, पोटास की मात्रा उचित पाई जाती है। मृदा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, चूना तथा लौह तत्व भी पाए जाते हैं। इस मृदा मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यह मृदा भारत के लगभग 5 लाख वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है। लाल मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण क्रिस्टलीय चट्टानों के अपक्षय से होता है। इसमें लौह तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मृदा को मृदा लाल रंग फेरिस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोहित रूप में यह पीली दिखाई देती है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की मात्रा तथा पोटास की मात्रा उचित पाई जाती है। उच्च भूमि क्षेत्र में इस मृदा के कण मोटे होते हैं तथा घाटी क्षेत्र में इसके कण बारीक पाए जाते हैं। मोटे कण वाली लाल पीली मृदा की तुलना में बारीक कण वाली लाल पीली मृदा उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य पूर्ववर्ती भाग तथा उत्तरवर्ती पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। लेटराइट मृदा, इस मृदा का निर्माण उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। अधिक वर्षा के कारण जल में घुलनशील पदार्थ जैसे सिलिका, चूना वर्षा के जल के साथ रिसकर मृदा की निचली परत में चले जाते हैं तथा ऊपरी परत में लौह तथा एल्युमिनियम के ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस प्रक्रिया को निछालन कहते हैं। निछालन के कारण लेटराइट मृदा में लौह ऑक्साइड का तथा एल्युमिनियम की ऑक्साइड की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ह्यूमस की सीमित मात्रा पाई जाती है। ऑक्सीजन की अधिक मात्रा के कारण सूखने पर यह मृदा कठोर हो जाती है, जिसके कारण इस मृदा का उपयोग ईंट के निर्माण में किया जाता है। इस मृदा का नाम लैटिन भाषा के शब्द लेटर से बना है, जिसका अर्थ ईंट होता है। यह मृदा उपजाऊ नहीं होती तथा केवल रोपण कृषि के लिए इसमें उपयोग में लिया जाता है। यह मृदा मुख्यतः पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल तथा मेघालय पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। शुष्क मृदा,
यह मृदा उच्च तापमान तथा कम वर्षा वाले शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा बलुआ प्रकृति की होती है तथा मोटे कणों के कारण मृदा की जल धारण क्षमता कम होती है। इस मृदा में चूने तथा फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। नाइट्रोजन, पोटाश, ह्यूमस की मात्रा सीमित होती है। इस मृदा के निचले भाग में चूने की मात्रा बढ़ती जाती है तथा कंकड़ की एक परत पाई जाती है, जिसके कारण इस मृदा में जल का रिसाव सीमित रूप से ही हो पाता है। नियमित सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने तथा इस मृदा का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। यह मृदा मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा गुजरात में पाई जाती है। लवणीय क्षारीय मृदा। यह मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ रासायनिक उर्वरकों एवं सिंचाई सुविधा का उपयोग किया जाता है। गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में यदि अधिक ऊंचाई सिंचाई की जाती है तो वाष्पीकरण भी अधिक होती है। कृषिगत क्रिया के कारण मृदा के ऊपरी परत में लवणों की सांद्र बढ़ जाती है। इस मृदा की ऊपरी परत सफ़ेद नजर आती है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की मात्रा सीमित तथा सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के लवणों की मात्रा अधिक पाई जाती है। लवणों की अधिक सांद्रता के कारण यह मृदा अनुपजाऊ होती है, अतः इस मृदा को रेह या कलहर तथा ऊसर भी कहते हैं। यह मृदा मुख्यतः हरित क्रांति से प्रभावित क्षेत्रों तथा गुजरात के कर्क के रण में पाई जाती है। जिप्सम ताकि फास्फोरस के उपयोग से इस मृदा की लवणता तथा क्षारीयता को कम किया जा सकता है। पीटमय मृदा, इसे दलदली मृदा भी कहते हैं। यह मृदा जलमग्न स्थिति में पाई जाती है, जिसके कारण इस मृदा में सीधे वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त का आदान प्रदान कम होता है। इस मृदा में अधिक उपलब्धता के कारण वनस्पति का अधिक विकास अधिक होता है, जिसके कारण इसमें जैव पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। अधिक ह्यूमस के कारण इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस सीमित तथा पोटास की मात्रा उचित पाई जाती है। यह मृदा सीमित तथा पोटास की मात्रा उचित पाई जाती है। यह मृदा तटवर्ती क्षेत्रों, डेल्टा क्षेत्रों, आर्द्र भूमि तथा तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। वन एवं पर्वतीय मृदा। पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई के साथ जलवायु परिस्थितियों के परिवर्तन होता है, जिसके कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्र की मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा सीमित तथा पोटास की मात्रा उचित कम तापमान के कारण मृदा में ह्यूमिक अम्ल पाया जाता है। पर्वतों के ढाल अधिक अपरदन के कारण मृदा की परत पतली पाई जाती है तथा घाटी के क्षेत्र में बारीक कोणों वाली उपजाऊ मृदा पाई जाती है। यह मृदा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र तथा दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। USDA मृदा वर्गीकरण। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मृदा को 12 प्रमुख भागों में बांटा है। एरिडीसोल्ट, यह शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है, जिसमें चूने एवं फास्फोरस की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। बलुआ प्रकृति की इस मृदा की जल धारण क्षमता कम होती है। बटीसोल, यह मृदा प्रकृति की काली मृदा है, जिसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है तथा जिसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। अल्फीसोल, यह आंशिक रूप से निक्षालित मृदा है, जिसमें एल्युमिनियम, लौह तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास की प्रचुरता पाई जाती है। यह लाल रंग की उपजाऊ मृदा है जो आर्द्र एवं उपार्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। जेलीसोल, यह टुंडा क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है, जिसमें अपचय की क्रिया के दौरान फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। यह मृदा नीले हरे रंग की होती है। ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा यह मृदा ऊंचे पर्वतों पर भी पाई जाती है। एंडीसोल्स, यह ज्वालामुखी से निर्मित खनिज संपन्न मृदा है, जिसमें जैव पदार्थों का संग्रह होता है। यह मृदा की धारण क्षमता भी अधिक होती है। यह उपजाऊ मृदा है। मॉलिसोल्स, यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पाई जाने वाली ह्यूमस युक्त गहरे रंग की मृदा है। चरनोज इसी मृदा का अन्य नाम है। इंसेप्टिसोल्स, यह अल्प विकसित मृदा है जो जलोढ़ मैदानों तथा पर्वतीय एवं घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मृदा में परिच्छेदिका का पूर्ण निर्माण नहीं हो पाता है,
जल ग्रहण क्षमता अधिक होने के कारण यह मृदा उपजाऊ होती है। हिस्टोसोल यह जलमग्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है जिसमें जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है। जैव पदार्थों के कारण इस मृदा का रंग गहरा होता है। ऑक्सीसोल यह विषुवतरेखीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली अत्यधिक निछालित मृदा है। इस मृदा में लौह एवं एल्युमिनियम की ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अल्टीसोल यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है, निछालित, जिसमें लौह एवं एल्युमिनियम के ऑक्साइड की प्रचुरता पाई जाती है। एस्पोडोसोल यह ठंडे आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाने वाली राख धूसर रंग की मृदा है। यह पाटजोल मृदा जैसी मृदा है जो कोणधारी वन यानी टैगा वन क्षेत्र में पाई जाती है। यह अम्लीय प्रकृति की मृदा है जिसमें ऊपरी परत में सिलिका की प्रचुरता पाई जाती है तथा एल्युमिनियम और फेरस मृदा की निचली परत में चले जाते हैं। एंटीसोल यह अविकसित मृदा है जो पवनों या किसी अन्य प्राकृतिक संसाधन निक्षेपित अवसादों से बनी है। इस मृदा में परिच्छेदिका का निर्माण नहीं होता तथा यह अपरिपक्व मृदा है। मरुस्थलीय क्षेत्र में ऐसी मृदा पाई जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत की मिट्टियों को वर्गीकृत किया। मृदा संरक्षण मृदा और नवीकरणीय संरक्षण है जिसके कारण इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। मृदा की प्रमुख समस्या मृदा निम्नकरणीय तथा मृदा अपरदन है। मृदा की गुणवत्ता में आने वाली कमी को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा की गुणवत्ता में आने वाली कमी को मृदा निम्नलिखित कहते हैं। मृदा के ऊपरी आवरण में क्रमिक स्थानांतर कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन क्रियाओं को क्रमिक अनुक्रम निम्नलिखित प्रकार से है। अस्फाल या बूंदाघात अपरदन वर्षा की बूंदों के मिट्टी पर आघात से मृदा कणों के पृथक्करण को बूंदाघात अपरदन कहते हैं। परत अपरदन सीट इरोशन जब वर्षा के जल के साथ मृदा की पूरी ऊपरी परत बह जाए तो उसे परत अपरदन कहते हैं। यह तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में होता है। रील अपरदन रील इरोशन जल के कारण मिट्टी में बनने वाली छोटी एवं कम गहरी नालियों को रील अपरदन कहते हैं। और नालिका अपरदन गली इरोशन जब रील अपरदन की नालियाँ बड़ी एवं विस्तृत हो जाती है तो उसे अवनालिका अपरदन कहते हैं। अवनालिका अपरदन से बीहड़ या खड्डर का निर्माण होता है। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है, इसे उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खंडर भूमि कहते हैं। पवन अपरदन विंड इरोशन पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। धारा अपरदन स्ट्रीम ऑफ चैनल इरोशन जब जल की धारा तीव्र ढाल से बहती है तो जल की अपरदन क्षमता बढ़ जाती है तथा जल गहराई में कटाव करता है। जल तब अपरदन करता है जब वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता। मृदा अपरदन से प्राकृतिक एवं मानवजन्य कारक होते हैं जिनमें नवीकरणीय अत्यधिक पशुचारण झूम कृषि और वैज्ञानिक कृषि पद्धति खनन आदि मुख्य है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने वाहिकाएं बन जाती है जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा कटाव करता है। अतः ढाल वाले पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। अतः ढाल वाले क्षेत्र में समोच्च रेखीय जुताई या समापन कृषि वेदिका कृषि जानी जाती है। मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित विधियों को अपनाया जा सकता है। ये रहा मृदा के मल्च बनाना पौधों के बीज अनावृत भूमि जैव पदार्थ से ढक दी जाती है जिसके द्वारा मृदा की आर्द्रता बनी रहती है तथा मृदा अपरदन भी नहीं होता। वेदिका फॉर्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए
उपलब्ध हो जाए, इससे पूर्ण प्रवाह या मृदा अपरदन कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई, पहाड़ी ढाल वाले समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण, जिससे मृदा जल के साथ बहाव कम हो जाता है। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखा पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। अंतर फसलीकरण, एकांतर कतारों में भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती है। उसे चट्टान बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं, मृदा क्षति को रोकते हैं। रक्षक मेलखनाएं, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। पट्टीनुमा कृषि, फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। मृदा की गुणवत्ता सुधारने हेतु समयावर्तन, फसल चक्रण, मिश्रित कृषि, बहु फसलीय खेती तथा जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की भी मृदा को सुधारने में सहयोग कर रही है। वनस्पति, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेड़ पौधे को वनस्पति कहते हैं। वनस्पति को विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं, जैसे ऊंचावच, रिलीफ। पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न ऊंचाई पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उबड़ खाबड़ पथरीले क्षेत्रों में वनस्पति का विकास कम होता है तथा समतल मैदानी क्षेत्र में वनस्पति का अधिक विकास होता है। तटवर्ती क्षेत्र में विशेष वनस्पति का विकास होता है, जैसे मैंग्रोव। सूर्य का प्रकाश, फोटो पीरियड, सूर्य का प्रकाश वनस्पति के विकास के लिए आवश्यक होता है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से वनस्पति प्रकाश संश्लेषण कार्य करती है, अतः इसी कारण से हिमालय के दक्षिण भाग पर वनस्पति का विकास अधिक होता है। मृदा, सॉइल, वनस्पति के विकास के लिए मृदा उपजाऊ होना आवश्यक होता है। जलोढ़ मृदा में वनस्पति का विकास अधिक होता है। शुष्क मृदा में कांटेदार वनस्पति का विकास होता है। लेटराइट जैसी मृदा में सदाबहार वन पाए जाते हैं। जलवायु, जलवायु में तापमान, वर्षा। तापमान में उष्णकटिबंधीय में सागवान, साल, चंदन, शीशम। शीतोष्णकटिबंधीय में फर, स्पूप, चीड़। और वर्षा में सदाबहार के लिए 200 सेंटीमीटर वर्षा, पतझड़ के लिए 75 से 200 सेंटीमीटर, कांटेदार वाले के लिए 25 से 75 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर मरुद के लिए। नेक्स्ट, जलवायु के दो प्रमुख वनस्पति को प्रभावित करते हैं, जो तापमान तथा वर्षा है। तापमान तथा वर्षा के कारण वनस्पति के प्रकार का निर्माण होता है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति और पर्वतीय वनस्पति है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, यह वनस्पति उच्च तापमान तथा 200 मीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ की वनस्पति प्रजातियाँ किसी एक प्रमुख में एक साथ अपने पत्ते नहीं गिराती, अतः यह सदाबहार बने रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों के कारण यह वन सघन होते हैं तथा यहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है। यहाँ की वनस्पति प्रजाति सूर्य के प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धाएं करती है, अतः यहाँ 45 से 60 मीटर ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ कठोर लकड़ी वाले वृक्ष विकसित होते हैं। इस प्रकार की वनस्पति का वाणिज्य रूप से दोहन करना संभव नहीं हो पाता है। यहाँ की मुख्य वनस्पति प्रजातियाँ महोगनी, एबोनी, रोजवुड तथा सफ़ेद केदार है। यह वनस्पति मुख्यतः पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी घाट राज्यों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति, मानसून वनस्पति, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति,
ट्रॉपिकल डिस्कॉर्डियस वेजेटेशन। वाणिज्य दृष्टि से उपयोगी आर्द्र एवं शुष्क पतझड़ वनस्पति। वर्षा 75 से 200 सेंटीमीटर। मुख्य प्रजातियां सागवान, साल, शीशम, चंदन है। अधिक विस्तार भाग पर यह वनस्पति उच्च तापमान तथा 75 से 20 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यह वनस्पति प्रजातियां शुष्क ग्रीष्म ऋतु में आर्द्र पतझड़ वनस्पति। यह वनस्पति 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इस वनस्पति की मुख्य प्रजाति सागवान है। यह वनस्पति मुख्यतः शिवालिक पर्वत क्षेत्रीय पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर झारखंड, पश्चिम और उड़ीसा तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। सोलास या नीलगिरी, अनामलाइया, पालनी पहाड़ियों में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय मैदानों को शैलाश कहते हैं। शुष्क पतझड़ वनस्पति। यह वनस्पति 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इस वनस्पति की मुख्य प्रजाति साल है। यह वनस्पति मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति। यह वनस्पति उच्च तापमान 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जल के ह्रास को कम करने के लिए इस प्रकार की वनस्पति प्रजातियों में छोटी पत्ती तथा कांटे होते हैं। यहाँ की मुख्य प्रजातियाँ खेजड़ी, बबूल तथा पलाश होती है। शुष्क 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मुरुदभीत वनस्पति पाई जाती है, जैसे कैक्टस, नागफनी आदि है। मैंग्रोव वनस्पति या कक्ष वनस्पति या ज्वारीय या बेलांची अनुपम वन। यह वनस्पति तटवर्तीय डेल्टा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यह वनस्पति मीठे तथा खारे दोनों प्रकार के जल में जीवित रह सकती है। यह वनस्पति ल्यूमेटाफॉर्म्स नामक जड़ें पाई जाती है, जो सतह से ऊपर की ओर उठती हुई तथा सीधे वायुमंडल से O2 ऑक्सीजन प्राप्त कर लेती है। मैंग्रोव वनस्पति में जरायुजता पाई जाती है। जरायुजता बीज पेड़ पर रहते हैं हुए अंकुरित हो जाता है। मैंग्रोव एक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। मैंग्रोव वाले क्षेत्र में जैव विविधता पाई जाती है। भारत में विश्व की 3% मैंग्रोव प्रजातियां पाई जाती है। भारत में सुंदरी नामक मैंग्रोव प्रजाति पाई जाती है। इसी प्रजाति के आधार पर सुंदरबन डेल्टा का नाम रखा गया है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पाया जाता था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलते हैं। पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होता है, अतः पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न ऊंचाई विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति। यह वनस्पति लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस क्षेत्र में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह वनस्पति मुख्यतः शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र और दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनस्पति। यह वनस्पति 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। वर्षा के आधार पर इस वनस्पति के 2 प्रमुख प्रकार हैं। उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्तियों वाली वनस्पति है चीड़ वनस्पति और उपोष्ण कर चौड़ी पत्तियों वाली वनस्पति। यह वनस्पति 88 डिग्री ईस्ट के पश्चिम में पाई जाती है। यह वनस्पति 88 डिग्री ईस्ट के देशांतर के पूर्व में पाई जाती है। यहाँ लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस क्षेत्र में लगभग 125 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है। यहाँ की मुख्य प्रजातियाँ चीड़, देवदार। यहाँ की मुख्य वनस्पति प्रजातियाँ मेपल, ऑफ चेस्टनट है। यह वनस्पति मुख्यतः पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। यह वनस्पति मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। कोणधारी वनस्पति। यह वनस्पति लगभग 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। इस क्षेत्र में तापमान कम हो जाता था, वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ लगभग 200 से 250 मीटर वर्षा होती है, सेंटीमीटर होती है। यहाँ कोणधारी वनस्पति विकसित होती है, जिसकी
लकड़ी कोमल होती है। यहाँ पाए जाने वाले कोमल लकड़ी वाले वृक्ष यह वाणिज्यिक दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी होते हैं। यहाँ मुख्यतः फर, स्क्रूप, चीड़ वनस्पति पाई जाती है। दक्षिण भारत में 1800 मीटर ऊंचाई पर पाए जाने वाली वनस्पति को शोला वन कहते हैं। अल्पाइन वनस्पति, यह वनस्पति 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। इस ऊंचाई तापमान तथा वर्षा दोनों कम हो जाती है। इस ऊंचाई पर छोटे पेड़ पौधे तथा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विकास होता है। यहाँ के मुख्य पेड़ पौधे लाइके, मांस, हनीक्सल, जूनी आदि हैं। वन प्रशासनिक वर्गीकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन, न्यू क्लासिफिकेशन, नवीन वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ट्री कैनोपी, वृक्ष क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, औगीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, राजकीय वन, सामुदायिक वन, व्यक्ति वन, अति सघन वन, मध्यम वन और खुले वन। प्रशासनिक वर्गीकरण। क्षेत्रफल, आरक्षित वन 43,48,53 स्क्वायर किलोमीटर, प्रतिशत 13.23%। इस प्रकार के वनों में सभी प्रकार की मानव गति पर प्रतिबंध है। संरक्षित वन 13,89,24 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में है, 6.6%। इस वनों में सीमित मानव गति की अनुमति है। अवंगीकृत वन 11,34,62 स्क्वायर किलोमीटर यानी 3.45%। इन वनों में कोई प्रतिसंहरण की होती है, परंतु यहाँ लकड़ियावान उत्पादन प्राप्त करने के लिए सरकार को राजस्व देना होता है। नया वर्गीकरण। राजकीय वन वह वन राज्य सरकार के संरक्षण या नियंत्रण में होते हैं। भारत के अधिकतम वन इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। भारत के वनों का लगभग 95% भाग इसी वर्ग में है। सामुदायिक वन, इस वनों का नियंत्रण एवं देख रेख स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है। भारत में वनों का लगभग 3% भाग इस वर्ग में सम्मिलित है। व्यक्तिगत वन, इस वर्ग में निजी संपत्ति पर पाए जाने वाले वन सम्मिलित किए जाते हैं। कुछ वनों का 2% भाग इस वर्ग में सम्मिलित है। वृक्ष क्षेत्र, अति सघन वन, इस वनों में वृक्ष क्षेत्र घनत्व 70% अधिक पाया जाता है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र को 3.02% क्षेत्र में यह वन फैला हुआ है। मध्य संघनन या घने वन, इस वनों का वृक्ष क्षेत्र घनत्व 40 से 70% होता है। यह वन भारत के कुल क्षेत्रफल के 9.38% क्षेत्र में विस्तृत यानी फैला हुआ है। खुले वन, इस वनों का वृक्ष क्षेत्र घनत्व 10 से 40% होता है। भारत के कुल क्षेत्र के 9.26% भाग पर ही विस्तृत है। झाड़ियाँ, ये रहे झाड़ियाँ। वनावरण, वह सभी भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक है और वृक्ष क्षेत्र घनत्व 10% से अधिक है। यह आवश्यक नहीं कि इस प्रकार के भी वन क्षेत्र में रूप से अधिसूचित हो, उसमें उद्यान, बांस तथा ताड़ भी शामिल है। अभिलिखित वन क्षेत्र, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में अभिलिखित भौगोलिक क्षेत्र वृक्ष आवरण। इसमें अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर 1 हेक्टेयर से कम आकार के वृक्ष खंड क्षेत्र पाए जाते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। स्थापना 1980 में किया गया था। मुख्यालय देहरादून, शिमला, नागपुर, बंगलौर में। कार्य रिपोर्ट 1981, पहले रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी। 2019 की रिपोर्ट 16वीं है जो प्रत्येक वर्ष में 2 वर्ष में प्रकाशित की जाती है। सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक कमी वाले राज्य मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में
77.482 स्क्वायर किलोमीटर यानी 9.6% वन क्षेत्र। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र का उसके बाद स्थान है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन, लक्षद्वीप में 90.33%, अंडमान निकोबार में 81.74%, मिजोरम में 85.41%, अरुणाचल प्रदेश में 79.63%, मेघालय में 76.33%, मणिपुर में 75.46% और नागालैंड में 75.31% है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। पहले रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी। 2009 की रिपोर्ट 16वीं है। ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष बाद प्रकाशित की जाती है। वनावरण वह सभी भूमि जिसका क्षेत्र 1 हेक्टेयर से अधिक है या और वृक्ष घन क्षेत्र 10% अधिक को वनावरण कहलाता है। भूमि का स्वामित्व व कानूनी दर प्रभावित करता है। शक नहीं कि इस प्रकार की भूमि अभिलेख वनस्पति को वृक्षारोपण इसमें अभिलेख वन क्षेत्र के बाहर 1 हेक्टेयर से कम आकार व क्षेत्र वाले वृक्षों में सभी प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जिसे छितरे हुए वृक्ष भी सम्मिलित किया जाता है।